कभी सोचा है कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसकी राख से क्या जन्म लेता है? सिर्फ केओस और तबाही नहीं, बल्कि कभी-कभी कला, संगीत और मोहब्बत की ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। चलिए, आज हम इतिहास के ऐसे ही दो भूली बिसरे पन्नों को खोलते हैं। इतिहास इतिहास तो इस बात का गवाह है। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप के नए नए देश बने। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो मराठों और सिखों ने अपनी ताकत दिखाई। और ठीक वैसे ही जब दिल्ली सल्तनत बिखर गई तो उसकी राख से दो ऐसी सल्तनतें पैदा हुईं जिनकी दास्तान किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक मंजर से। साल था 1398। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था, अब वो आग की लपटों में चल रहा था। सड़कों पर लाशों के ढेर थे और हवा में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। तैमूर के हमले ने दिल्ली सल्तनत को, जो कभी इतनी मजबूत लगती थी, उसे एक टूटे हुए सपने की तरह बिखेर कर रख दिया था। तैमूर के इस हमले ने एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया। दिल्ली की पकड़ अब कमजोर हो चुकी थी और दूर दराज के इलाकों में बैठे महत्वाकांक्षी गवर्नरों ने अपनी आज़ादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। और इसी उथल-पुथल के बीच दो नई ताकतें उभरकर सामने आईं, एक जौनपुर और दूसरी मालवा। कहते हैं ना कि घने अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है। ठीक वैसे ही दिल्ली की तबाही के बाद पूरब में एक नई उम्मीद की किरण जगी। एक ऐसी सल्तनत का जन्म हुआ जो अपनी तलवारों से कहीं ज्यादा अपनी तहजीब और कल्चर के लिए जानी गई। नाम था जौनपुर सल्तनत। देखिए, इस सल्तनत की नींव रखने वाले मलिक सरवर सिर्फ एक गवर्नर नहीं थे, वो एक दूर की सोचने वाले लीडर थे। उन्होंने दिल्ली की कमजोरी को एक मौके की तरह देखा और फैसला किया कि वो एक ऐसी सल्तनत बनाएंगे जो ज्ञान और कला में दिल्ली को भी टक्कर दे सके। और हुआ भी वही। खास तौर पर सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की के दौर में जौनपुर ज्ञान का एक ऐसा सेंटर बन गया जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी बड़े शहर से की जा सकती थी। उन्होंने शायरों, संगीतकारों और विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। आपको पता है, उस समय ईरान का एक शहर था शिराज। वो पूरी दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का मक्का माना जाता था। जौनपुर की सांस्कृतिक बुलंदी इतनी इतनी जबरदस्त थी कि उसे शिराजे हिंद यानी भारत का शिराज कहा जाने लगा। ये कुछ वैसा ही था जैसे आज हम किसी नए शहर को नया पेरिस या नया न्यूयॉर्क कह दें। ये जौनपुर की एक बहुत बड़ी कल्चरल अचीवमेंट थी। शर्कियों ने हमें सिर्फ इमारतें नहीं दी, उन्होंने हमें एक विरासत दी है। एक ऐसी विरासत जो संगीत की धुनों में, आर्किटेक्चर की खूबसूरती में और कला के लिए उनके प्यार में आज भी जिंदा है। उनके जो आखिरी शासक थे हुसैन शाह शर्की, वो खुद संगीत के इतने बड़े उस्ताद थे कि उन्हें गंधर्व की उपाधि मिली थी। गंधर्व, जो हिंदू माइथोलॉजी में देवताओं के संगीतकार होते हैं। तो एक तरफ जहां जौनपुर कला और संस्कृति का केंद्र बन रहा था, वहीं भारत के एकदम दिल में एक और सल्तनत उभर रही थी। ये अपनी ताकत और अपने फौलादी इरादों के लिए जानी जाती थी। ये कहानी है मालवा सल्तनत की। मांडो ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक अभेद्य गढ़ था। मतलब एक ऐसा किला जिसे जीता ना जा सके। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना ये किला दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था, और ये इतना खूबसूरत था कि शायरों और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा बन गया। अब यहाँ कहानी में एक टकराव आता है। एक तरफ थे महमूद खिलजी, एक ऐसे योद्धा जो अपनी सल्तनत को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ थे महाराणा कुंभा, राजपूत गौरव का प्रतीक, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इन दोनों के बीच का संघर्ष सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो विचारधाराओं का टकराव था। ये विजय स्तंभ, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये राजपूतों की उस हिम्मत और उस जज्बे का प्रतीक है जिसके आगे बड़े बड़े दुश्मन टिक नहीं पाते थे। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, साहस और हिम्मत से उसे हराया जा सकता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, हर उदय का एक अस्त होता है। अब हम इन महान सल्तनतों के आखिरी चैप्टर में पहुंच रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां युद्ध के मैदान की धूल छट जाती है और सामने आती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। और विडंबना देखिए,
शायद जौनपुर की सांस्कृतिक समृद्धि ही उसके पतन का कारण बन गई। दिल्ली के लोधी सुल्तानों को जौनपुर की बढ़ती हुई ताकत और शोहरत से खतरा महसूस होने लगा, और बस उन्होंने इस चमकते हुए सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया। और मालवा का क्या हुआ? मालवा का आखिरी सुल्तान एक ऐसा शख्स था जिसके हाथों में तलवार से ज्यादा सितार अच्छा लगता था। नाम था बाज बहादुर। वो एक योद्धा कम और एक कलाकार ज्यादा थे। उनका दिल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि संगीत की धुनों में और अपनी मोहब्बत में बसता था। कहते हैं कि जब रानी रूपमती गाती थी तो वक्त भी ठहर जाता था। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि उसने मालवा के सुल्तान का दिल जीत लिया। मांडू का पूरा किला उनके प्यार का गवाह बना, जहां हर तरफ संगीत की धुनें हवा में तैरती थीं और इश्क की कहानियां दीवारों पर लिखी जाती थीं। साल 1561, वो साल जब मांडू का संगीत खामोश हो गया। जब मुगल सेना ने मांडू पर हमला किया तो रानी रूपमती के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस था। या तो वो दुश्मन के हाथों में पड़ जाएं या अपनी इज्जत और अपनी मोहब्बत की यादों की रक्षा करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। कहते हैं कि उन्होंने जहर पीकर अपनी जान दे दी और अपनी प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। सल्तनतें तो मिट जाती हैं, सुल्तान भी नहीं रहते, लेकिन उनकी कहानियां वो इन पत्थरों में जिंदा रहती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बातों, सपनों और बलिदानों की एक गाथा है। आज भी जब आप जौनपुर की अटाला मस्जिद की भव्यता को देखते हैं या मांडू के जहाज महल की खूबसूरती में खो जाते हैं, तो आप इन भूली बिसरी सल्तनतों की रूह को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये वो जगह हैं जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। तो अगली बार जब कोई इतिहास की बात करे तो सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों के नाम मत लीजिए। उन छोटी छोटी सल्तनतों को भी याद कीजिएगा जिन्होंने कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इतिहास के आसमान पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। जरा सोचिए, हमारे देश के कोने कोने में, पुराने किलों में, गुमनाम शहरों में ऐसी कितनी और दास्तानें दफन हैं जो बस किसी के पन्ने पलटने का इंतजार कर रही हैं।